हेलो मेडिकोस। आज मैं यदि स्टूडेंट होता, आपकी जगह पर होता, तो कौन सी ब्रांचेस को अपने लिए पिकअप करता। तो मैं 4 मेडिसिनल ब्रांचेस मेरे लिए टॉप मोस्ट, जो मैं पूरे एनालिसिस के बाद अपने लिए मानता हूं, और उसके छोटा छोटा सा एनालिटिकल पार्ट में बताते जाऊंगा, एक की कोर रीजन। बाकी डीप एनालिसिस मैंने अपने वीडियोस इंडिविजुअल इन ब्रांचेस पर बना रखे हैं, जिन पर नहीं बनाए हैं उन पर बना दूंगा, वैसे बनाए हुए हैं इन सब पर। ठीक है, तो मेरी टॉप ब्रांच 4 मेडिसिनल साइड और 4 सर्जिकल साइड कौन सी होंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करूंगा कि मुझे मेडिसिनल साइड में जाना है मेरी पर्सनैलिटी के अनुरूप, या सर्जिकल साइड में जाना है। अब मैं इनमें टॉप ऑर्डर में लूंगा। अच्छा, फिर मैं अंत में ओवरऑल टॉप ब्रांच भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो आज बात करते हैं। फर्स्ट है मेरी फेवरेट और आप सबकी फेवरेट, वो है मेडिसिनल साइड में, आप गैस कीजिए, एमडी मेडिसिन। ठीक है, एमडी मेडिसिन क्यों? क्योंकि मेनली इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के डीएम अवेलेबल हैं, जैसे कि डीएम गैस्ट्रो, डीएम कार्डियो, न्यूरो, नेफ्रो, डीएम जेनेटिक्स, बहुत सारे इस तरह के जो डीएम अवेलेबल हैं, ये मुझे एक डिस्टिंक्ट एज देंगे और जो सैचुरेशन को बीट करने में मदद करेंगे। ठीक है, सपोज मैं डीएम नहीं करता हूं या नहीं कर पाता हूं, तो ये कोर ब्रांच है जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा मेडिकल कॉलेजेस में होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की मेडिसिन ब्रांच में। एक बड़ी ब्रांच है किसी भी मेडिकल कॉलेज की है, और इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। मुझे टीचिंग का शौक है, तो मैं मेडिकल कॉलेज के हिसाब से सिर्फ मेडिसिन करके भी रह जाता हूं, तो मैं वो प्रिफर करूंगा। सपोज मैं डीएम नहीं कर पाता हूं या नहीं करना चाहता हूं आगे तो। और दूसरा, यदि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो इसमें सैचुरेशन रेट डिमांड के हिसाब से स्लोअर है। क्यों स्लोअर है? क्योंकि इसमें मौजूद जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं मेडिसिन जिसने किए हैं, बहुत सारे लोग ब्रांच आउट हो जाते हैं। कोई न्यूरोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई डायबिटोलॉजिस्ट बन जाता है। तो एक स्पेस क्रिएट होता है जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, फिजिशियन के लिए, जो कि रिलेटिवली परफेक्ट जनरल प्रैक्टिस करे। यूं तो जीपी में एमबीबीएस भी कर सकता है, लेकिन एक परफेक्शन होता है ना, और एक कॉन्फिडेंस होता है जो, तो वो एमडी मेडिसिन उस व्यक्ति को दे पाती है। तो इसलिए मेरी नंबर 1 ब्रांच है ये। और डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए आप इंडिविजुअल वीडियोस देखिए इन ब्रांचेस के, जिससे कि क्रिस्प रहे वीडियोस। दूसरे नंबर की आप लोग गैस करो मेरी ब्रांच। अगेन, जो मुझे उस वक्त एमडी मेडिसिन मिल रही थी, मैंने जब 99 में काउंसलिंग में अपियर हुआ था, और 2002 में मेरा एमडी कंप्लीट हुआ, मतलब 99 में मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। तो मैंने जो है पीडियाट्रिक्स ली थी। मेडिसिन मुझे हर जगह से मिल रही थी, बट मैंने पीडियाट्रिक्स उठाई थी, और उस समय पीडियाट्रिक्स टॉपर ब्रांच मानी जाती थी, मेडिसिन से ऊपर उठा करती थी, ऊपर खत्म हुआ करती थी मेरे समय पर। तो ये मैंने सेकंड नंबर पर रखिए। यदि लेकिन आप सिर्फ 4 साल पहले मुझसे पूछते ना, तो मैं इसको आज के ऑर्डर में शायद लास्ट में रखता। क्यों बताता हूं? क्योंकि एमडी पीडिया में जिस तरह की ट्रेनिंग्स, फर्दर कोर्सेज आए हैं, पीडियाट्रिक की फेलोशिप्स ले लें 2-2 साल की, 1-1 साल की, और पीडियाट्रिक के डीएम ले लें ढेर सारे, जैसे नियोनटोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, डीएम जेनेटिक्स। तो ये सारी की सारे ऑप्शंस पोस्ट पीडियाट्रिक आपके लिए खुले हैं, लेकिन उससे ज्यादा लुक्रेटिव मैं मानता हूं, क्योंकि पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, व्हाई आई कंसीडर पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटीज मच इंफीरियर देन एडल्ट सुपर स्पेशलिटीज। मैं इसका एक एनालिटिकल वीडियो कभी बना दूंगा दोनों के कंपैरिजन का। फिर भी मच इंफीरियर कंसीडर करने के बावजूद भी एमडी पीडियाट्रिक से तो मुझे एक डिफरेंट एज मिलती है ना, मतलब सैचुरेशन को बीट करने में। जो लोग एस्टेब्लिश्ड हैं, जो पीडियाट्रिशियन, वो लोग एक जनरल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, वो, मैं एक नया लड़का आकर बहुत टाइम लगेगा मुझे अपना रिकग्निशन बनाने में। तो यदि मैं कोई फेलोशिप कर लेता हूं, तो वो ऑप्शन है मेरे लिए। डीएनबी फेलोशिप्स हैं, साथ में एमडी है, साथ में अदर फेलोशिप्स भी हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो बड़ा एडवांटेज मैं एमडी पीडियाट्रिक्स में मानने लगा हूं, जिसकी वजह से मैंने इसको सेकंड नंबर पर कर दिया, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डीएम ब्रांचेस। अब ये नहीं पता मुझे एनएमसी में कि कितने साल तक वो इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डीएम गैस्ट्रो को अभी हटाया इसी साल, है ना। तो 2024 का प्रोस्पेक्टस से क्लियर होगा। फिलहाल तो इसमें एक पीडियाट्रिशियन एडल्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी बन सकता है।
तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव थिंग है कि ये एक ऐसी ब्रांच है जो इसमें न्यूबॉर्न से लेकर एडल्ट तक में आपको सुपर स्पेशलिटी के लिए मौके मिल रहे हैं, अंटिल अनलेस एनएमसी सडनली कोई चेंज ना करे पॉलिसी में। तो ये इस वजह से मैं इसको सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये रखूंगा। और सपोज मैं नहीं कर पाया अगेन डीएम, तो मेरे लिए अच्छे अच्छे जॉब्स हैं, मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के हैं, एसएनसीयूज में संभाल सकता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में मेरा थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएगा क्योंकि ये हाईली हाईली सैचुरेटेड ब्रांच है। मैं ऐसे बोलता हूँ मजाक में कि जबलपुर में किसी भी रैंडमली किसी पत्थर यदि कोई उछाले तो किसी ना किसी पीडियाट्रिशियन के घर में गिरेगा, इतने सारे पीडियाट्रिशियंस हो चुके हैं। तो क्योंकि पहले इसमें डीसीएच 2 साल का जो होता था, अब तो बहुत जगह से खत्म हो गया डीसीएच, तो इस वजह से 2 साल में जल्दी रेजिडेंट्स आते जाते हैं तो सैचुरेशन बढ़ता जाता है। और गवर्नमेंट का ज़्यादा सीट्स पर फोकस होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी कम करने की वजह से, तो इस वजह से ये सैचुरेटेड है। तो मैं फैकल्टी पोजीशन हासिल कर लेता कहीं अच्छे से इंस्टीट्यूट में और मैं फिर खुश रहता। तीसरे नंबर की मेडिसिनल साइड की ब्रांच है, आप लोग गेस करो। मैं आज यदि स्टूडेंट होता आपकी जगह तो तीसरे नंबर पर मैं प्रेफर करता अपने लिए एमडी डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी को लेकर बहुत लोगों को लगता है कि इसमें क्वैकरी है और बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस लोग कॉस्मेटोलॉजी करने लगे। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज इस बात से होते हो कि डर्मेटोलॉजी प्लस कॉस्मेटोलॉजी इज डिफरेंट थिंग। जहां पर एक नॉर्मल स्किन को आप एजिंग उसकी कम करना चाह रहे हो या एक ट्रांजिएंट मैकेनिज्म, कुछ ट्रांजिएंट चीजें ले करके करना चाह रहे हो, ये कॉस्मेटिक का पार्ट है ना। तो डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी में 2 एस्पेक्ट हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजी अकेले में ही दम है। आपको लाखों रुपए की कमाई, मतलब 15 से 25 लाख रुपए की कमाई सिर्फ ओपीडी प्रैक्टिस से आ सकती, इतनी ज्यादा प्रिविलेंट है स्किन रिलेटेड क्रॉनिक एंड एज वेल एज एक्यूट इलनेसेस, और बहुत ही कम है इसके प्रोफेशनल्स। तो मैं बता दूं आपको कि डर्मेटोलॉजी में कोई सैचुरेशन नहीं है, डर्मेटोलॉजी में कोई क्वैकरी नहीं है, कोई ओवरलैप नहीं कर सकता। पीडियाट्रिक के बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्किन की ऐसी होती हैं जो जब मुझे रेफर करना पड़ता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जबकि मैं एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस पीडियाट्रिशियन हूं। तो कोई भी डर्मेटोलॉजी में सब बहुत कम बीमारियों को बाकी लोग ठीक कर सकते हैं until unless you are ऑफिशियली ट्रेन्ड इन डर्मेटोलॉजी। ठीक है, बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, बहुत कुछ है, सोरियासिस, पेम्फिगस, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, कितनी ही है जिनमें सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकता है। अब सेम डर्मेटोलॉजिस्ट जो है कॉस्मेटोलॉजी को भी बेटर ढंग से कर सकता है और बेटर ढंग से ब्रांडिंग कर सकता है, भले दूसरे लोग कर रहे हो। हालांकि उसके लिए वो डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन कोर्ट वर्ड केस भी फाइल कर रहे हैं कि डेंटिस्ट नहीं कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट जैसी प्रक्रियाएं। तो कॉस्मेटिक पार्ट जो है जिसमें बोटोक्स इंजेक्शन हैं या फिलर्स आते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट होता है, और आज से 3 से 5 साल बाद इसमें बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं और भी चीजें आ जाएंगी। तो दोनों ही बहुत हाईली अर्निंग है, दोनों बहुत कूल है, कोई इमरजेंसीज नहीं है, डेथ वेथ की रिस्क नहीं है इसमें। तो एड्रिनल रश और जो स्टेरॉइड सीक्रेट होता है आपकी बॉडी में अन्य ब्रांचेस में वो नहीं है, फिजिकली बहुत हैक्टिक नहीं है, ओल्ड एज तक आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। और सबसे बड़ा एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि इसमें सैचुरेशन नहीं है। तो एमडी डर्मेट मेरी 3rd चॉइस होती। 4th चॉइस आप लोग लिखो क्या होती। 4th चॉइस मेरी है मेडिसिनल साइड की ब्रांच में एमडी साइकेट्री। एमडी साइकेट्री क्यों? मुझे काउंसिल करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, मुझे सुनना अच्छा लगता है उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी लाइफ को, उनके बहुत वियर्ड ह्यूमन बिहेवियर्स को। मैंने एक वीडियो भी है मेरा, वो देख सकते हैं आप लोग कभी, कि मेरी लाइफ के 2 सबसे वियर्ड केसेस, ऐसे कुछ वीडियो मैंने बना रखा है, वो सुनिए आप, बहुत ही कमाल के हैं वो दोनों केसेस। ठीक है, तो मुझे साइकेट्री इनफैक्ट मैं उसमें नेचुरली खुद को अच्छा मानता हूँ। मैं जब एमबीबीएस में भी था तब भी मैंने साइकेट्री बुक जब पढ़ी तो मुझे एक ही बार में कंप्लीटली वो याद हो गई थी। आज तक मुझे बहुत कुछ याद है वो साइकेट्री का, क्योंकि मुझे इसमें नेचुरल सा इंटरेस्ट है। तो नेचुरल इंटरेस्ट साइकेट्री में बहुत जरूरी है एक। बट दूसरा एडवांटेज है कि अगेन इट्स वेरी लेस सैचुरेटेड ब्रांच, और साथ ही साथ में इसमें ओवरलैप नहीं है, क्वैकरी नहीं है किसी भी तरह की, कोई दूसरा इसको नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह या एमडी फिजिशियन लोग करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह दे देना वगैरह, लेकिन जब सीवियर केसेस में तो साइकेट्रिस्ट के पास ही उन्हें भेजना पड़ेगा। तो साइकेट्री इस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें उपलब्ध डीएम मुझे उतने ल्यूक्रेटिव नहीं लगते हैं।
आप देख लेना कौन से डीएम अवेलेबल हैं। मैंने उनको ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो मुझे बहुत लुक्रेटिव नहीं लगे। मुझे ये ब्रांच इटसेल्फ लगती है तो एंड ब्रांच भी है, मुझे आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजेस में अगेन बहुत ओपनिंग है इसकी। दूसरा, मुझे आर्टिकल्स लिखना अखबारों के लिए पसंद है, तो साइकेट्री में यदि मैं करता हूँ तो मेरी सेइंग बढ़ जाती है। यदि लोगों के बिहेवियर, मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन, एंग्जाइटी पर मैं लेख लिखता हूँ तो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है साइकेट्रिस्ट होने के बाद। ठीक है, तो मुझे यदि मैं साइकेट्रिस्ट होता तो डेफिनेटली मैं एक चैनल बनाकर सब लोगों को विभिन्न मानसिक बीमारियों पर काउंसिल कर रहा होता। तो ये एक डिफरेंट सा टेस्ट वाली एक प्यारी सी ब्रांच लगती है मुझे। सैचुरेशन बिल्कुल नहीं है। और किसी बच्चे ने पूछा था कि मेल साइकेट्रिस्ट से लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा दोस्त है साइकेट्रिस्ट, ही इज डूइंग वेरी वेल, उसकी वाइफ बहुत प्यारी सी है। और ऐसा ये सिर्फ मिथ है। ऐसे मेरे टीचर बोला करते थे, डॉक्टर जोएल, फेमस साइकेट्रिस्ट, वो बोलते थे कि मेरे घर के पास कोई अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करना चाहता है कि इनके घर तो विजिट करने नहीं आए। हाँ, ये सब था, लेकिन अब ये इतना टैबू नहीं रह गया। साइकेट्री प्रॉब्लम्स को लोग अब एक्सेप्ट करते हैं, इनका इलाज करवाते हैं और इस अवेयरनेस में बढ़ते जा रहा है देश। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी एक ऐसी बीमारी है जो मतलब ये शायद दोनों को क्लब कर दें तो मोस्ट कॉमन ह्यूमन इलनेस है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन ह्यूमन इलनेस को ट्रीट करने वाले प्रोफेशनल्स इतने कम हैं। ठीक है, तो एमडी साइकेट्री मेरी 4th मेडिसिन साइड की ब्रांच होती है। अब सर्जिकल को ले लें और फिर इन दोनों के क्लब में टॉप 3 में चुनूंगा अपने लिए, और क्यों चुनूंगा वो भी बताऊंगा। एमएस जनरल सर्जरी मेरी फर्स्ट चॉइस होगी अगेन, क्योंकि इसमें इतने सारे ल्यूक्रेटिव एक्सक्लूसिव एमसीएच अवेलेबल हैं। लाइन है पूरी एमसीएच की इतनी सारी, आप वो देख लेना प्रॉस्पेक्टस में 2023 के बहुत सारे एमसीएच अवेलेबल हैं। तो मैं रेजिडेंसी करने के बाद अपनी चॉइस के अनुरूप मनपसंद एमसीएच कर सकता हूँ, किस शहर में रहना चाहता हूँ वहाँ के सैचुरेशन के अनुरूप बहुत एक एमसीएच कर सकता हूँ। और जैसे कि मेरा वीडियो है कि जनरल सर्जन कमांडो होते हैं, मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ जनरल सर्जन की। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जितनी भी ब्रांचेस अभी तक मैंने बताई, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ा काम सर्जन्स कर रहे होते हैं। दवाएं कोई भी लिख लेगा, डायग्नोसिस थोड़ी बहुत इम्परफेक्ट बना के कोई भी लिख लेगा, बट वो लोग जो कर रहे हैं वो मेडिसिन वाले नहीं कर सकते। सर्जन थोड़ी बहुत साइकेट्री भी कर लेगा, थोड़ी बहुत पीडियाट्रिक्स भी कर लेगा, बट उनका काम कोई और नहीं कर सकता। इसलिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर्जन्स की, और मुझे वो बेहद फैसिनेट करती है ये ब्रांच, मतलब सर्जरी की, कैसे किसी को काट पीट के ठीक ठाक करके भेज दिया जाता है। तो एमएस जनरल सर्जरी, और सपोज मैं एमसीएच नहीं कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है। फिर मैं एमसीएच मुझे करना ही चाहिए, फिर मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह को ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर चौबे फेमस लेप्रोस्कोपिक सर्जन थे गंगाराम में, उनको पद्मश्री भी मिला है। वो जबलपुर से पास आउट एमएस थे, वो पायनियर हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंडिया में। इस यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लाने वालों में से एक है वो। एमएस ऑर्थोपेडिक्स मेरी सेकंड है। एमएस ऑर्थोपेडिक्स इसलिए क्योंकि ऑर्थोपेडिक हमारा देश सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वाला देश है, और ट्रॉमा सेंटर्स नए नए खुलते जा रहे हैं। जितने भी एम्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इनमें अलग से ट्रॉमा सेंटर बन रहे हैं। साथ ही साथ में एमएस ऑर्थो में बेहतरीन सुपर स्पेशलिटीज डेवलप होते जा रही हैं, जैसे कि स्पाइन सर्जरी, हैंड सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी। तो इस तरह की जो आर्थ्रोप्लास्टी, जो ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट और ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं, या ऑर्थोस्कोपी, इस तरह की फेलोशिप्स और इवन एमसीएच भी अब आ गए। तो ये मुझे एक्सक्लूसिव, जो इसका सैचुरेशन एक डिसएडवांटेज इस ब्रांच का, उसको बीट करने में मदद करेंगे। और ये सबसे ज्यादा पेइंग ब्रांचेस में से एक है, हाईली पेइंग ब्रांच है एमएस ऑर्थो। ठीक है, और इसमें भी इसमें लिटिगेशन, वायलेंस रिस्क रहता है ट्रॉमा में यदि आप करो, लेकिन आप ब्रांच आउट कर लो दूसरी ब्रांचेस में तो वो नहीं होता है ज्यादा। तीसरे नंबर की मेरी बेस्ट सर्जिकल ब्रांच है, मेरी बहुत ही फेवरेट, एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी। एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी का थोड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जॉब्स थोड़े कम हो सकते हैं इसमें। तो जो लोग बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नहीं और जल्दी से एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, पेशेंस नहीं रख सकते प्रैक्टिस जमाने का, उन्हें थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं वो लोग एमएस ऑप्थेल को। नहीं तो एमएस ऑप्थेल में जिस तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं आई की फील्ड में, और जिस तरह का इसमें
पैसा है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। लोग समझते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन ज्यादा कमाते हैं, बट आप किसी भी शहर में देखना, एक ऑप्थेल जो लीडिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा, टॉप 2-3 देखना, उनके यहाँ पर जो भीड़ होगी आई की, और फिर सर्जरीज, ये लोग एक एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 सर्जरीज करते हैं, 10-10 लैसिक एक दिन में निपटाते हैं, 10-10 फेको एक दिन में करते हैं। दूसरा कोई सर्जरी इतनी जल्दी कर ही नहीं सकता ब्रांच। कितना पैसा एक सिंगल पेशेंट से आप चार्ज कर लोगे। इसलिए एमएस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हाईली पेइंग फील्ड है। इमरजेंसीज नहीं है, बहुत प्रिसीजन और बहुत ज्यादा इसमें वो है इफेक्टिवनेस है। मतलब पेशेंट की लाइफ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपल आप कैटरेक्ट सर्जरी कर दो। तो मैं आज के समय एमएस ऑप्थेल करता और फिर शायद मैं रेटिना में फेलोशिप करता। एमएस गायनेकोलॉजी 4th, बट इसके लिए मुझे ये भी बोलना पड़ेगा, यदि मैं लड़की होता यदि मैं आज स्टूडेंट होता तो ठीक है, बोल ही रहा हूं, लेकिन मैं लड़की भी यदि होता, क्योंकि गर्ल्स भी देखती है ना मेरा वीडियो, तो फिर मैं एमएस गायनी को कंसीडर करता। बट इसके बाद मैं एमएस गायनी करके बिल्कुल नहीं रुकता, क्योंकि मैं ऑप्स को नहीं अपनाना चाहता। अपनी जिंदगी के 5-10 साल में कम नहीं करना चाहूंगा पैसे कमाने के लिए। मैं गायनी में शिफ्ट होता। गायनेकोलॉजी में जो फर्दर चीजें हैं, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑन्को गायनेकोलॉजी है, आजकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी भी चली है, इनफर्टिलिटी है, इसमें से किसी में मैं ब्रांच आउट खुद को कर लेता, प्रिफरेबली लेप्रोस्कोपी में। ठीक है। सो ये मेरी 4 फिजिशियन मतलब मेडिसिनल साइड की और सर्जिकल है। आप लोगों को जरूरी नहीं है कि इसको ब्लाइंडली फॉलो करें। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको भी अच्छा लगे। आपके अपने फैमिली सर्कमस्टेंसेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बैकग्राउंड, आपका गोल क्या है, आप कहाँ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस तरह के फैक्टर्स, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स से साथ मिलकर आपका डिसीजन बनता है। लेकिन ब्रांच की निटिग्रिटी यदि पता हो, ग्राउंड रियलिटीज पता हो, तो आपको वो अपने व्यक्तित्व से फिट इन करने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो ब्लाइंडली फॉलो करने की इस ऑर्डर को जरूरत नहीं है। किसी को रेडियो हो सकता है टॉप पर लग रही हो तो बिल्कुल वो रेडियो ले सकता है, बट इन्फॉर्म्ड चॉइस, उसके डिसएडवांटेजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ये सब समझते हुए। हर एक ब्रांच के डिसएडवांटेजेस आपको समझने चाहिए, जिसको मैंने डिटेल में, उम्मीद करता हूं आपके लिए अच्छे वीडियोस मैंने बनाकर रख दिए। तो आप लोग क्यूरियस होंगे मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है सबसे अच्छी ब्रांचेस का। मैं लूंगा फर्स्ट नंबर पर अगेन एमडी मेडिसिन, और उसके बाद मैं करना चाहूंगा खुद के लिए डीएम एंडोक्रिनोलॉजी, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी से मैच करता है। और साथ में इस समय डायबिटिक एपिडेमिक है इंडिया में, मतलब हर 5वां व्यक्ति को डायबिटीज होने वाला है। तो इतने बड़े डायबिटिक हब को हैंडल करने के लिए बहुत कम प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं बच्चों में, बड़ों में, सब में। तो मैं एंडो डीएम, या फिर मैं थोड़ा, यदि हो सकता है आपकी एज में, यदि मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ और एंडो से भी, क्योंकि एंडो में प्रोसीजर्स नहीं है, तो मैं यदि और ज्यादा कमाना चाहता तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनता, और उसके बाद 1 या 2 साल की फेलोशिप करके मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता। ये मेरा फर्स्ट चॉइस है। दूसरे नंबर की चॉइस मेरी ओवरऑल में रहती अगेन पीडिया। क्यों? क्योंकि अगेन मुझे इसमें डीएम एंडोक्रिन करने का मौका भी है, और मेरी चॉइस डीएम इंटरवेंशनल कार्डियो करने का भी मौका है एमडी पीडियाट्रिक्स के बाद। तो मेरी ये सेकेंड होती है। थर्ड नंबर पर मैं रखूंगा ओवरऑल में एमएस जनरल सर्जरी। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे बेहतरीन सर्जन बनने का मौका है। कार्डियोथोरेसिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, गैस्ट्रो सर्जन। तो मैं क्या बनता? मैं बनता गैस्ट्रो सर्जन फॉलोड बाय लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन। ठीक है। हिपेटोबिलियरी सर्जन एमसीएच के शायद एक अलग एमसीएच है, मैंने लिस्ट में देखा था, वो मैं ऑप्ट करता, क्योंकि वो बहुत कम लोग हैं, तो मैं बहुत एक्सक्लूसिव बनना चाहता। फोर्थ नंबर पर मैं रखता अपने लिए गैस एमडी साइकेट्री। वाई? बिकॉज आई लव दैट ब्रांच। मुझे लगता है मैं उस ब्रांच के लिए बना हूं, और वो ब्रांच मेरे लिए बनी है। ये मेरा फाइनल लिस्ट है। लेकिन आप लोग
हर ब्रांच देखो अच्छी होती है। इवन मैं अभी एमडी पीएसएम पर भी बनाऊंगा। फैमिली मेडिसिन भी बहुत अच्छी, जिन लोगों को फिजिशियन मेडिसिन नहीं मिल पा रही ना, फैमिली मेडिसिन के बहुत सारे एडवांटेज है, मैं इस पे डिटेल में आपको बात करता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली जो मेडिसिन वाले कर रहे होते हैं ना, ज्यादातर मेडिसिन और पीडियाट्रिक वाले ना ओपीडी कर रहे होते हैं, 80% से ज्यादा आईपीडी कोई नहीं कर रहा होता। तो फैमिली मेडिसिन में बिल्कुल इक्वली आप मेडिसिन जैसी और पीडियाट्रिक जैसी ओपीडी कर सकते हो, दोनों को मिलाकर, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत चल सकती है। हाँ, इंडोर काम में के लिए जॉब रिक्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी ब्रांच नहीं है। हाँ, लेकिन फैमिली मेडिसिन वाला हॉस्पिटल खोलने का सोचे तो वो कर सकता है, और इस पर डिटेलिंग में हम बाद में बात करेंगे। तो ये थी बात फाइनल। अब मैं आगे और बनाने वाला हूं हाईएस्ट अर्निंग मेडिकल ब्रांच कैसे है, कौन सी है, इस पर एक वीडियो। थैंक यू वेरी मच।